वीरेन जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वीरेन जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन दिनों देख रहा हूं कि मैं एनडीए का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व फिर बहुत आक्रामक तरीके से सामने आया है, और जैसा कि राजेश जी भी अभी कह रहे थे कि वो जाति पे व्यवस्था पे बिल्कुल यकीन नहीं है, वो सबका साथ लेके आगे बढ़ेंगे, और अपोजिशन कंप्लीटली पीडीए पर फोकस है। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर ही हम आगे के चुनाव में जाने वाले हैं, या कुछ नया भी है? ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये हर कोई देख सकता है कि भाजपा का जो एक्शन है, जो लाइन है, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की ओर जा रही है। बहुत साफ है कि एक बुलडोजर का जो योगी की पहचान बनी बुलडोजर बाबा की, वो और तेजी पकड़ रहा है। और जहाँ तक बात है मंच से भाषण देने की, ये सब चीज़ें वहाँ रहती हैं, लेकिन जब ये टिकट देंगे तो इनको भी जाति ही देखनी पड़ेगी। अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, सुरक्षित सीट पर भी ये देखेंगे किस जात का कितना वोट है, और सामान्य सीट पर भी देखेंगे कौन जात का कैंडिडेट वहाँ जीत सकता है। तो जो हिडन चीज है, जो छुपी हुई बात रहती है, वो जाति ही होती है। सामने बात राष्ट्रवाद की जाती है, सबके साथ सबके विकास की जाती है, और टिकट जात के आधार पर दिया जाता है। जिस देश में ये कहा गया हो कि राजनीति एक सेवा है और नेता जन सेवक है, किताब में भी लिखा है, हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन इस सेवा में खाली सत्ता है। सत्ता पाने के लिए, सत्ता में रह के जो मेवा है, उसके लिए ही रात दिन नेता काम करता है। सत्ता छोड़ के कौन सेवा करना चाहता है? सच्चाई तो इसी बात की है कि सत्ता जात के उस हर विभाजन का फायदा उठाती है जो उसको लाभ पहुंचाती हो, वोट दिलाती हो जी। और उसी हिसाब से देखिए, नारा चला, मायावती ने तो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी, सब अलग अलग जमाने में आया। लेकिन हमने वो दौर भी देखा जब 2014 में मोदी के नाम का ऐलान हुआ और एक तेजी से राष्ट्रवाद, हिंदुत्व सारा उफान पर आ गया, और इस देश के लोगों ने आंख बंद करके बीजेपी को वोट दिया, बहुमत के साथ सरकार दी। कांग्रेस के लगातार शासन से वो लोग उबे हुए थे। मोदी इस देश में करोड़ों लोगों की भावनाओं पर सवार होकर आए थे। उनका जो राष्ट्रवाद का नारा था, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, मजबूत मुख्यमंत्री की पहचान थी, वो 2019 तक बरकरार रही। इस दौरान कई और सारे मुद्दे आ गए और सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई। उसके बाद 2019 में फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती। फिर उसने राम मंदिर भी बनवा डाला, सब कर डाला, लेकिन 2024 में उसका बहुमत नहीं आया। यूपी में तो बीजेपी बुरी तरह हार गई है। ये बात हर किसी को मालूम है कि जो पीछे चला गया उससे सबक लो, और आगे 2027 का यूपी का चुनाव है। ये चुनाव अगर इस माहौल में लड़ा गया, जबकि दलितों के घर भोजन भी बीजेपी के नेता बहुत किए, फ्री का राशन भी दिए, फिर भी दलित वोट खिसक गया उनसे, ओबीसी भी काफी खिसका। अब 27 में वो कैसे वापस आए? या तो धर्म, या तो राष्ट्रवाद, या तो बुलडोजर हिंदुत्व। यही 2-3 चीजें हैं जिन पर इस समय बीजेपी काम कर रही है। और गुटबाजी उटबाजी और मतभिन्नता जितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होती, कांग्रेस में भी रही है और ये भाजपा में भी रहती है, बीच बीच में मान मनोवल होता है, ये सब तो चलता है। अब तो सब ठीक हो गया है। अब ब्रजेश जी, छेद बंद करना जरूरी है। पता नहीं क्या ठीक हुआ, छेद पहले जो बंद हो, जो सरक गया वोट, उसको तो लाने के लिए भाजपा को संघ के सहारे की जरूरत पड़ी है। अब समन्वय तेजी से शुरू हुआ है, देखिए आगे क्या इसका असर होता है। एक चीज आप इस बात को बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जब पीडीए का नारा दिया था,
तो उनकी पार्टी से लेकर विपक्ष की पार्टियों ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया और कहा जाए तो मजाक उड़ाया। लेकिन वो पीडीए अचानक से सफल हो गया, जिसमें अखिलेश एक बड़ा चेहरा थे। बसपा से आए हुए कई बड़े नेताओं को उन्होंने टिकट दिया और समझदारी से जो टिकट वितरण हुआ समाजवादी पार्टी का, उसका नतीजा था कि वो लोग 37 सीटों पर जीत गए और उनके कंधे पर लदकर कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई। कांग्रेस के पास तो एक ही लोकसभा थी। राहुल गांधी भी अब अपने उभार की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो सीपी राय साहब नाराज भी हो सकते हैं। तो उनका भी उभार चालू है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चुनाव कांग्रेस ने अखिलेश के सहारे से जीता और अभी उनको कुछ दिन और सहारे की हो सकता है जरूरत रहेगी। ये भ्रम उनको नहीं पालना चाहिए कि कुर्ता पैजामा पहनकर घूमने वालों के पास अंगूछा खरीदने का दम नहीं है। अभी उनको सत्ता में आने में बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। जी ब्रजेश जी, इस समय अचानक से एक चीज और देखी कि योगी मुख्यमंत्री के तौर पर और आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनका बुलडोजर तेजी से चल रहा है। कानून व्यवस्था को उन्होंने प्राथमिकता दी है और ये 10 सीटों के उपचुनाव को उन्होंने प्रतिष्ठा का भी सवाल बनाया है। और ये जानकारी भी साफ आई है कि इस बार कैंडिडेट योगी के इच्छा से होगा, यानी कि उनका चयन इसमें महत्व रखेगा, जो पिछली बार लोकसभा में बातें कही गई। तो अब ये देखना होगा कि ये बातें, ये चीजें दोनों को, राष्ट्रवाद और पीडीओ को किस मुकाम पर लाती हैं। लेकिन जो सत्ता में रहता है उसको हरदम सुधार करना पड़ता है, क्योंकि उसको कानून व्यवस्था से चुनौती मिलती है, उसको भ्रष्टाचार से चुनौती मिलती है, उसको जातिगत व्यवस्था से चुनौती मिलती है। और भाजपा अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में है। अब बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी को क्या लाभ पहुंचा है उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, उस पर आना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा। वैसे जहां उम्मीद थी वहां भी हार गए। अशरफ के साथ जो दुर्घटना हुई, अतीक अहमद वाली, वहां भी देखिए प्रयागराज में बीजेपी हार गई। फिर मुख्तार अंसारी मर गए, वहां मऊ में भी बीजेपी हार गई। बीजेपी के साथ आजम खां के लेकर कितना बवंडर बचा, जेल गए और उनकी तमाम सारी जमीनों पे लूटपाट की शिकायत आई, सब आई, लेकिन बीजेपी रामपुर में भी हार गई। कहराना, सहारनपुर और अयोध्या, वो भी बीजेपी हारी। तो ये चीजें बीजेपी समझ गई है कि अब इन चीजों से बात नहीं बनेगी, अब कुछ और अलग करना होगा। तो अलग तो क्या मतलब? अलग का मतलब बुलडोजर की टंकी फुल करानी पड़ेगी। अब तो स्वाभाविक है कि यही एक मुद्दा चल रहा है और मीडिया में छाया भी है और योगी की छवि को भी यही चमकाता है। तो योगी के ही नेतृत्व में चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है कि चलेगा तो यही वाला मुद्दा। बहरहाल सुनिएगा, एक रचनाकार हैं, उन्होंने लिखा है कि बैठे जो आके पेड़ पे ऊंची उड़ान से और बेहाल थे वो सारे परिंदे थकान से, और फसलें तबाह हो गई पानी में डूबकर, बरसे हैं मेघ टूट के जो आसमान से, और सम्मान खो के रह रहे संपन्न हो के तुम, हम मुफलिसी में भी जीते हैं किसान से, और आखिर में हस्र उनका भी हुआ वही, रहते थे जो सबके बीच बहुत गुमान से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।